वची शोपियां में आरसू फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता 3 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। महलूक मिलिटेंटों के कब्जे से असला और गोला बारूद जब्त किया गया है। तफसीलात के मुताबिक फोर्सेस ने वची शोपियां के बागात का मुहासरा किया। उन्हें यहां मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मिली थी। इसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला शुरू हुआ। फौज, एसओजी और सीआरपीएफ की मुश्तरका पार्टी ने मुख्तसर झड़प में हिजबुल मुजाहिदीन के 3 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया। महलूक मिलिटेंटों की शनाख्त आदिल बशीर साकिना ज़ेनापोरा, वसीम अहमद साकिना बूरपुरा नागबल और जहांगीर अहमद साकिना असन पुलवामा के तौर पर हुई है। बताया जाता है कि आदिल बशीर नामी मिलिटेंट साबिक एमएलए एजाज अहमद की रिहाइशगाह से कई बंदूकें लेकर फरार हुआ था। उसके बाद वो पुलिस को मतलूब था। पुलिस ने इन हलाकतों को अहम कामयाबी से ताबीर किया है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने दावा किया है कि आज मजीद 3 मिलिटेंटों की हलाकत से हिजबुल मुजाहिदीन का जनूबी कश्मीर से लगभग खात्मा होने वाला है। डीजीपी आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज मारा गया एक हिजब कमांडर वसीम 4 आम शहरियों और 4 पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलव्विस था। डीजीपी ने बताया कि एक और मिलिटेंट आदिल शेख एमएलसी एजाज मीर के घर से 7 राइफल लेकर फरार हुआ था। कमांडर इसमें मारा गया वसीम अहमद वानी, ये 2017 से एक्टिव था और अभी इसका जो दर्जा हिजबुल मुजाहिदीन के अंदर उस इलाके के अंदर काफ़ी बड़ा था। और इसके साथ जो आदिल शेख जैनपुरा का मारा गया और तीसरा उसकी पहचान जहांगीर करके आ रही है। थोड़ा सा डाउट आ रहा था मगर उसको सब्सिक्वेंटली कंफर्म कर रहे हैं। वसीम 2017 से हिजबुल मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन के साथ चलते हुए बहुत सारे टेररिस्ट एक्ट में शामिल था। 19 एफआईआर उसके खिलाफ लगी हैं और 4 केसेस के अंदर 4 सिविलियंस को मारना और 4 पुलिस वालों का कत्ल करना। जो पुलिस गार्ड पे 4 पुलिस वाले मारे गए थे उनके कत्ल में वो शामिल है। ये जैनपुरा शोपियां में गार्ड थी। जो सिविलियन मारे गए उसमें गौहर अहमद डार उरपुरा शोपियां का, उसके बाद नदीम मंजूर सफनगरी शोपियां का, उसके बाद 2 सिविलियन इलियास खान और जाहिद खान चित्रगाम शोपियां के। ये 4 सिविलियन और 4 पुलिस के लोग, जैसे मैंने कहा, इनकी किलिंग के लिए 8 लोगों की किलिंग के लिए वसीम जिम्मेदार है। और इन 4 किलिंग्स में इसका दूसरा जो साथी है वो भी इसके साथ बराबर शरीक रहा। आदिल बशीर भी 4 की 4 किलिंग्स के अंदर इसके साथ शामिल रहा। आदिल शेख वो शख्स है जो 29 सितंबर 2018 को जवाहर नगर की जगह से एजाज अहमद वशी, जो उस वक़्त एमएलए थे, उनके रेजिडेंस से वेपन लेके भागा था। 7 AK-47 और 1 पिस्टल वहाँ से चुरा के ले गया था और तभी से लेकर के ये हिजबुल मुजाहिदीन के साथ एक्टिव था। जैसा मैंने कहा 4 सिविलियन किलिंग में ये भी बराबर इनके साथ शामिल रहा। और तीसरा जहांगीर, वो भी 2017 से इसके साथ एक्टिव था। इस ग्रुप का सफाया हो जाना, शोपियां की बेल्ट में लोगों के अंदर जो खौफ इन्होंने पैदा किया था पिछले कुछ अरसे में, उसको काफ़ी हद तक दूर करेगा। इतनी बड़ी सिविलियन किलिंग जो उन्होंने करी थी, उनके घर वाले चैन की सांस लेंगे, उनको राहत मिलेगी। और पुलिस वाले जो 4 इन्होंने शहीद किए थे जैनपुरा शोपियां में, हम समझते हैं कि वो भी दरीना कर्ज इनके ऊपर शामिल था, तो वो कर्ज भी एक तरह का अदा हो। कश्मीर के नौजवानों को इंतहा पसंदी से बचाने से मुतल्लिक एक सवाल के जवाब में दिलबाग सिंह ने कहा कि इस तरह की कोशिशों की ज़रूरत है।
We at our level also are seeing that when we get hold of some people and speak to them, talk to them, they don't seem to be talking much sense at times. So therefore, if some sensible kind of arrangement is made where good people from the civil society and experts who deal with the subject and relevant aspects of religion and other things, I think that will be a good development. That kind of thing should be welcome. डीजीपी ने यौम जमहूरिया के पेश नज़र पुलिस को मजीद अलर्ट रहने की हिदायत दी। एक सवाल के जवाब में डीजीपी ने कहा कि हालांकि यौम जमहूरिया पर मिलिटेंटों का रास्त कोई खतरा नहीं है, ताहम मिलिटेंटों और ओजीडब्ल्यूज की हालिया गिरफ्तारियां और असलहे की जब्ती से इस जानिब इशारा मिलता है। नथिंग स्पेसिफिक, मगर जिस तरह का साजो सामान श्रीनगर शहर से पकड़ा गया है, इसके चलते नथिंग कैन बी रूल्ड आउट कि इस तरह का साजो सामान जहां पर शहर के बीच में मौजूद हो। फॉर सिक्योरिटी एजेंसीज, पुलिस हैज टू टेक ऑल प्रिकॉशंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीजीपी मिलिटेंटों के हमरा गिरफ्तार डीएसपी देवेंद्र सिंह से मुतल्लिक सवालों से बचते नजर आए। ताहम उन्होंने कहा कि देवेंद्र सिंह के बांग्लादेश दौरे और आईएसआई से मुमकिन रवाबित की एनआईए जांच कर रही है। जब दिलबाग सिंह से ये पूछा गया कि माजी में भी देवेंद्र सिंह के खिलाफ संगीन इल्जामात के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो डीजीपी ने सिर्फ यही जवाब दिया कि तमाम जावियों से जांच की जा रही है। इत्तला है, उसके मुताबिक पता चल रहा था कि उसकी बच्चियां बांग्लादेश में शायद पढ़ती हैं, एमबीबीएस कर रही हैं वहाँ पर, और क्या उसका आना जाना वहीं तक महदूद था, बच्चियों को मिलना और उनको फैसिलिटेट करने तक था। जो उसके अलावा था, इसमें क्योंकि तफ्तीश चल रही है, वो पहलू के ऊपर भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जरूर नजर मारेगी। देखिए, ये अब इतनी पुरानी बातों को जब तक न प्रॉपरली प्रोब कर लें, ऑफ हैंड इसके ऊपर कमेंट करना अच्छी बात नहीं है। अगर कुछ चीज़ें पास्ट में आई होंगी तो ज़रूर वक़्त के ऑफिसर वक़्त के हालात के मुताबिक उन्होंने ज़रूर उसमें देखा होगा, और अगर को मान लीजिए उस वक़्त में प्रोब नहीं ढंग से हुआ, कोई चीज़ ऐसी रह गई है, अभी अगर फ्रेश भी नोटिस में आती है तो। मिलिटेंसी का रास्ता इख्तियार करने वाले मकामी नौजवानों को घर वापसी का मशवरा देते हुए आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि उन्हें असल धारे में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस वक्त कश्मीर में 250 मिलिटेंट सरगर्म है। यूटी बनने के बाद मिलिटेंसी में कमी आई है। विजय कुमार ने कुपवाड़ा में न्यूज़ 18 नुमाइंदे यहया सुल्तान के साथ बातचीत करते हुए कहा कि यौम जमहूरिया की तक़रीबात और पंचायती अराकीन के खाली नशिस्तों के इलेक्शन एक बड़ा चैलेंज है, इसलिए तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। विजय कुमार ने कुपवाड़ा और हंदवाड़ा का दौरा करके सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। उनके हमरा डीआईजी शुमाली कश्मीर सुलेमान चौधरी, एसएस कुपवाड़ा श्रीराम अंबारकार और डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग भी मौजूद थे। करने आए, यहाँ पे विजिट करने आए, और सबसे बड़ा मसला जो हमारे पास चैलेंज है अभी, ये पंचायती इलेक्शन कराने के लिए मैंने सारी हर एक आर्मी, सीआरपी, अपने पुलिस ऑफिसर से, डीसी साहब भी थे, सबसे मीटिंग की डिटेल में की, और जो सिचुएशन को समझ के जो हम मुझे इंस्ट्रक्शन देना था दे दिया। जिनकी पुलिस सिक्योरिटी फोर्स की मदद से इसको सिचुएशन को पूरी तरह से कंट्रोल में रखा हुआ है। जो एंटी सोशल एलिमेंट है, इंटीग्रेशन एलिमेंट है, उसका सफाया हो रहा है। एक और बात है कि जो रियासत अभी डीएसपी की बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली थी, डीएसपी जो मिलिटेंट सफ़ों में शामिल थे, क्या आप उसे मानते हैं कि ये पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी, आइंदा भी इस तरह के जो वाक़यात को उनसे निपटने के लिए पुलिस तैयार है? बिल्कुल, हम लोग अपने घर को खुद संभालते हैं। अगर घर में कोई गड़बड़ी है तो उसको हम डिटेक्ट करके सुधारते हैं और कार्रवाई भी करते हैं। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए रवा साल अप्रैल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट मुनक़्क़िद होने वाली है। इसी ज़मीन में आज दिल्ली में एक अहम मीटिंग मुनक़्क़िद हुई। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के एलजी जीसी मुर्मू, मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह, चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम, एलजी के मुशीर के शर्मा समेत दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर एलजी ने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर को इक़्तिसादी तौर पर मज़ीद मजबूत बनना चाहती है और इसी मकसद के तहत आलमी समिट के जरिए सरमायाकारों को यहाँ मौजूद वसी इम्कानात से वाकिफ कराया जाएगा। जीसी मुर्मू ने जम्मू कश्मीर में बंदिशों को आर्जी करार दिया और कहा कि वक्फे वक्फे से पाबंदियाँ हटाई जा रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पाबंदियां सिर्फ खलल अंदाजी कार्रवाइयों तक ही महदूद हैं और सिर्फ मिलिटेंटों के लिए ही हालात खिलाफ मामूल
अमूल है। इस मौके पर मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने मुनासिब वक्त पर सही कदम उठाने पर LG को मुबारकबाद दी। जितेंद्र सिंह ने कहा कि वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर को मुख्तलिफ शोबों में तरक्की करते देखना चाहते हैं। चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बासलाहियत और होनहार अफराद की कमी नहीं है। Currently, there is a lot of media reporting about the restrictions. Those restrictions are limited to this kind of disruptive activities only. Wherever these business activities are there, business processes are there, wherever this kind of things are there, we have seen that it is streamlined, it is facilitated, and there is no such barrier, there is no such problem in there. Only to see that the common people, the innocent people don't get affected and they are not put to the disadvantage. These kind of measures we have taken. You are aware that we are facing this kind of situation for the last so many years. But because of the various concerted actions, now we have minimized this menace. There is a quite the normalcy has come up. It is in the common public, it is totally normal, and it is maybe abnormal for the militants only now. That's a big thing that's going to come through. On the internet part, you're seeing the relaxations. The Home Secretary is working on it. He did something on 14th, he did something day before yesterday. There will be something in the pipeline. It'll improve. I think broadband on landline has already been opened to a large extent. You'll see improvements. The power, both distribution as well as the total availability of power, for the last 18-19 months, the government has been working very in a focused manner. Kashmir today receives about 1300 megawatts of power it consumes in winter. We are going to add about 300 megawatts, projects which have started 4, 5, 6 years back. They have been given a special focus. Within the next months, we hope to take the Honorable Lieutenant Governor and the Union Minister also there to add about 300 megawatts of electricity in Kashmir. So when you add that, we should be very मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में जम्मू कश्मीर के लिए तिजोरी के दरवाजे खोल दिए थे, लेकिन उसके बावजूद कश्मीर आगे नहीं बढ़ पाया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि दरअसल बदउनवानी ने यहां तरक्की के अमल को मुतासर करके रख दिया था। दिल्ली में एक प्रोग्राम से खिताब के दौरान मरकजी वजीर ने कहा कि हुकूमत ने काफी गौर खौज के बाद ही जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने का फैसला किया है। Biggest ever PM package of 80,000 crore, which later on became 1 lakh crore. Precisely, I think on the 7th of November 2015, in a public rally in Srinagar, where all of us were there. After having announced that, he supplemented it with a very significant sentence. He said, "मेरी तिजोरी के दरवाजे इसके बाद भी खुले." That was a signal to all those who have a stake in doing business with Jammu and Kashmir. And in spite of that, why couldn't we move for the subsequent 3 years? तिजोरी खोल दी, खजाने खोल दिए। और मुकेश ने गीत गाया है कि बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल में न समाये तो क्या कीजिए। हमारे आंचल में सुराख था। अवामी राब्ता प्रोग्राम के तहत मरकजी वजीर ममलिकत बराए ट्रांसपोर्ट रिटायर्ड जनरल VK सिंह ने उधमपुर का दौरा किया। VK सिंह ने सरपंचों पंचों के अलावा आम लोगों से मुलाकात की और उनके मसाइल से आगाही हासिल की। मरकजी वजीर ने वेटरनरी अस्पताल की तामीर, टकरी रोड, बिजली के एक स्टेशन और महकमे दही तरक्की के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मरकजी वजीर ने कहा कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में नुमाया तरक्की देखने को मिलेगी। हमारा मकसद एक है कि जो बदलाव आया है, जिस तरीके से बदलाव आया है, उसका जमीन के ऊपर क्या असर हो रहा है। क्या आपके जिंदगी में कुछ बेहतरी आई है? क्या आपके कामों के अंदर बेहतरी आई है? क्या कुछ आपको कमी दिखाई देती है? मैं वो जानने के लिए आया। देखिए, मरकजी सरकार की कोशिश है कि जो चीजें रुकी हुई थी, जिन चीजों के ऊपर अब तक पूरी तरह से तवज्जो नहीं दी जाती थी, उनके ऊपर कैसा काम चल रहा है। उधर कठुआ के रामकोट में मरकजी वजीर ममलिकत प्रताप
चंद्र ने अवाम से तबादले ख्याल किया। मरकजी वजीर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत के दौरान ही इतनी तरक्की देखने को मिल रही है। लोगों ने मरकजी वजीर के इस दौरे पर खुशी का इजहार किया। कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अच्छा सिस्टम था कि लोगों के बीच में आकर मिनिस्टर साहब आए और लोगों के बीच में आकर लोगों की समस्या सुनी और कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। ये मैसेज हमारा जो हमने यहाँ से दिया ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, ये ग्राउंड लेवल से कि हमारी हमने बताया कि हाँ ये उपलब्धियाँ आपकी सरकार की थी और इसमें कमी रही हैं, वो भी हमने उनको बताया। अवामी राब्ता प्रोग्राम के तहत वजीर रेलवे पीयूष गोयल ने अखनूर का दौरा किया। पीयूष गोयल ने कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। जम्मू कश्मीर LG के मुशीर फारूक खान, रुकन पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा और कई जिला अफसरान भी मरकजी वजीर के हमरा थे। पूरे कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, कारगिल में अमन शांति मना के सब लोग फिर अपने कारोबार में लग गए हैं, जिससे पर्यटन भी शुरू हो गया है। बहुत बड़ा उद्योगपति लगभग 2 या 3 हफ्ते पहले मुझे फोन करता है और कहता है मुझे कश्मीर जा रहा हूँ, मैं अपने परिवार के साथ कश्मीर जा रहा हूँ। मैंने कहा अरे क्या हुआ सडनली तुम्हें? बोलते मेरे मित्र अभी सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम वगैरह होके आए हैं, बढ़िया बर्फ पड़ी है और हम सिक्योरिटी एकदम अच्छी थी और हम अभी हमारा परिवार जा रहे हैं। सुन के इतना आनंद आया और मैं इसके लिए जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, कारगिल सभी को बधाई। पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा है कि वो किसी थर्ड फ्रंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि रियासत के दर्जे की बहाली और डोमिसाइल राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ उनकी पार्टी की तरजीहात में रहेगा। उन्होंने कहा कि वक्त आने पर मालूम होगा कि मरकज़ की जानिब से तामीर और तरक्की के वादे कितने पूरे हुए। हकीम यासीन ने कहा कि लोगों का एतमाद बहाल करने के लिए मरकज़ को सियासत से बालातर होकर काम करना चाहिए। नजरबंदी से रिहाई के बाद खान साहब में अपनी पहली रैली से खिताब के दौरान हकीम यासीन ने इन बातों का इजहार किया। जहाँ तक आपने ये पीडीएफ, मेरे की पीडीएफ हमारी एक तंजीम है, हमारा अपना दस्तूर है, अपनी एक जो दिशा है हम उस पर चल रहे हैं, तो इसीलिए एक मौका मिला मुझे आज के डेट में अपने वर्करों को शुक्रिया अदा करने का, खुशामदीद करने का, कि पहली बार उनसे 6 महीने के बाद मेरी मुलाकात हुई। तो जब कि आपका कहना यह है कि थर्ड फ्रंट, देखिए बहुत अरसे पहले 6 साल पहले इस थर्ड फ्रंट के बारे में हमने कुछ साथियों ने सोचा था, बल्कि श्रीनगर में एक रैली भी की थी। उसमें तारिक आमी साहब थे, मैं थे और शेख जो रहमान साहब थे और भी कुछ लोग थे। बहरहाल वो मसला आगे नहीं चल सका, टूट गया। अब जो आपके आज के थर्ड फ्रंट के बारे में आप पूछ रहे हैं, आज कोई थर्ड फ्रंट हमारी नज़रों में अभी नहीं बन रहा है, ना हम किसी थर्ड फ्रंट के हिस्सा है, बल्कि एक हलचल जो इस वक्त चल रही है, कुछ साथी जुट गए इकट्ठे, तो उन्होंने एक पहल की, एक इस जमूद को तोड़ा, जो जमूद सियासी जमूद यहाँ पर था उसको उन्होंने तोड़ दिया और लोगों के जो रोज़मर्रा मसाइल है, मामलात है, तो अगर उन्होंने उसके उबारने की कोशिश की तो एक अच्छी बात है। अगर हम मुत्तहिद होकर सारे लोग जितने भी यहाँ लोकल पार्टीज़ है जम्मू कश्मीर के, तो हमें जम्मू कश्मीर के यकताई के लिए, यकसुई के लिए और स्टेट को वापस करने के लिए काम करना होगा। जबकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी ये वादा किया कि हम स्टेट को वापस करेंगे और जो हमारा डोमिसाइल मामला है स्टेट सब्जेक्ट का, हमारी ज़मीन का, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ पर काफ़ी है और उस यहाँ के हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में, उस बारे में हमें फोकस करना चाहिए, मुत्तहिद होकर, इकट्ठे होकर, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर का एक वादा है, होम मिनिस्टर साहब का वादा है। तो हम ये मुत्तहिद होकर उनसे ये रुजू करना चाहिए कि ये हमें स्टेट बाइज़्ज़त तरीके से वापस मिलनी चाहिए और हमारा जो मसाइल वो किसी मुदाखलत के बगैर जो आपने वादा किया बाइज़्ज़त तरीके से वापस मिलना चाहिए।
श्रीनगर में असातिज़ा के एक ग्रुप ने एहतजाज किया। इग्नो की जानिब से बीएड के 2 पर्चे मनसूख करने के खिलाफ यह एहतजाज किया गया। इस इम्तहान में 27,000 असातिज़ा ने हिस्सा लिया है। एहतजाजियों का कहना था कि अगर किसी जगह या सेंटर पर कोई बेज़ाब्तगी हुई है तो उसकी सज़ा सब असातिज़ा को नहीं मिलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के बैनर तले यह एहतजाज किया गया। फोरम के जिला सदर चौधरी मंजूर भी इस मौके पर मौजूद रहे। गुजारिश है इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई नया एग्ज़ाम ना लिया जाए। जहाँ पे जो कुछ हुआ है वो ये खुद देखें कहाँ पे हुआ है, उस जगह पे ये कुछ करना चाहे। हम इनके साथ हैं। कहीं कोई इनको कोई वेरिफिकेशन करनी है या कोई इंक्वायरी करनी है ये करें, उसमें भी इन्हीं की एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है। जहाँ पर एग्ज़ाम हुआ वहाँ कोई जाके टीचर एसोसिएशन या टीचर खड़ा नहीं हुआ। इन्होंने ये जो जुल्म करने की बात की, इस चीज़ को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये इंसल्ट करने की कोशिश इन्होंने की है, ये चीज़ जो है बिल्कुल सरासर गलत की है इन्होंने। गांदरबल के बालाई इलाकों में हालिया दिनों हुई बर्फबारी से कई गांवों में सूरत हाल परेशान कुन है। ऐसे में जिला इंतजामिया की कारकर्दगी भी अयां हो गई है। कसीर आबादी इन दिनों खुदा के रहमो करम पर जिंदगी गुजार रही है। पेश जावेद भट्ट की एक खसूसी रिपोर्ट। शोरा आफाक सयाहती मकाम सोनमर्ग के करीब वाक़े गगनगीर और कुलन गांव के लोग इन दिनों मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। हालिया दिनों हुई बर्फबारी और बर्फानी तोदे गिरने के अलहदा वाक़यात में 5 इंसानी जानें ज़ाया हुई और कई रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा। हमारी टीम ने अपने कैमरों में जो तस्वीरें कैद की, इससे अंदाजा होता है कि ये इलाके दफन होने के करीब थे। यहाँ पर तकरीबन 3 फीट बर्फ गिरी और इन इलाकों का राब्ता दुनिया से कट कर रह गया। बिजली सप्लाई मुनक़ता रहने से यहाँ के लोग तारीकी में रहने पर मजबूर हैं और इलाके में तिब्बी सहूलियात का भी फुकदान है। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया है कि जिला इंतजामिया की लापरवाही ने इनकी परेशानियों को मजीद बढ़ा दिया है। लोगों के मुताबिक कोई भी सरकारी अफसर इलाके में नहीं देखा गया। गांव वालों का कहना है कि सड़कों से बर्फ भी नहीं हटाई गई। न्यूज़ 18 की टीम ने जमीनी सूरत हाल का जायजा लिया। आपकी वसासत से जनाब हम पूरी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कम से कम इस बैकवर्ड इलाके के ध्यान दें, क्योंकि जो 6 महीने से बिल्कुल ढका हुआ बर्फ से होते हैं। सर यहाँ पे अभी तक कोई नहीं आया है क्योंकि बर्फ़ यहाँ पे बहुत पड़ रहा है। हमने बहुत ही मतलब गवर्नमेंट से गुजारिश की थी, जो भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, बीकन है, बाकी जो डिपार्टमेंट्स है, उनसे हमने गुजारिश की कि हमें यहाँ पे थोड़ा रोड के बारे में हेल्प करो। और यहाँ पे मकाने गिर गए हैं, आपने खुद भी देखा है कितना डैमेज हुआ है। अब आपके वसादत से हम गवर्नमेंट से ये अपील करता है कि मेहरबानी करके यहाँ पे गगनगीर की तरफ तवज्जो दीजिए। तिब्बी सहूलियात के फुकदान से यहाँ के लोगों को शदीद दुश्वारी होती है। हालांकि यहाँ एक तिब्बी मरकज है, लेकिन मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में ये मरकज काम नहीं आता है और लोगों को 7 किलोमीटर दूर गुंड इलाके तक जाना पड़ता है। खासकर बर्फबारी के दिनों में सड़क रास्ता बंद रहने से इनकी मुश्किलें मजीद बढ़ जाती हैं। इसके अलावा मौसम सरमा में सोनमर्ग के चंद गांव के लोग यहाँ आकर मुकीम होते हैं। क्योंकि यहाँ 3 गांव जो है सरबल है, सोनमर्ग है, यहाँ से वो सदबछी है, वो सब यहाँ पर आते हैं रहने के लिए, क्योंकि वहाँ जो वो रोड है वो ब्लॉक हो जाता है। जब वो यहाँ रहने के लिए आ जाते हैं तो हमारी यहाँ बहुत सारी मुश्किलातें बढ़ जाती है। देखो जैसे यहाँ बर्फ़ से देखो हम लोग कैसे रह रहे हैं। आप लोगों ने खुद ही मुआयना किया है यहाँ का, इस इलाके का। हम इस बर्फ़ से बहुत से मुश्किलात हमें झेलने पड़ते हैं। पहले प्रॉब्लम हमें जो होती है वो सबसे पहले अस्पताल की होती है, क्योंकि जैसे सर देखो पहले आज से 14 साल हो गए, हमारा जो हॉस्पिटल है वो एडी है। तो एडी होने की वजह से यहाँ पर जो डॉक्टर्स है वो डॉक्टर्स नहीं होते हैं, वो यहाँ पर मेडिकल असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। तो जिससे हमारे जो यहाँ पे मरीज़ है हमें ले जाने पड़ते हैं PSC कुलन, जो यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। अस्पताल की प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक दवाई अगर सिर दर्द होगा उसके लिए टिकट के लिए हमें 5 किलोमीटर निकालना पड़ता है, वो वहाँ पे जाना पड़ता है। यहाँ की जो आबादी है, कसीर आबादी है, इन लोगों को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। इनकी जो सड़कें हैं यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, ये सड़कें यहाँ पे अभी तक स्नो क्लियरेंस नहीं हुआ है। इस सड़क पे जो
मेन जो आवाजाही है यहाँ पे प्रॉब्लम है उसमें। और अगर बिजली की बात करें तो बिजली भी मुनक़ता है यहाँ पे, इनको अंधेरे में रहना पड़ता है यहाँ पे इस बर्फ़बारी के माहौल में। और बहुत बड़ी बात जो इनकी है यहाँ पे वो है कि तिब्बी सहूलियात नहीं है यहाँ पे। हालांकि हाल ही में यहाँ पे एक हादसा पेश आया था, एक स्नो अवलांच आया था जिसमें 5 लोग हिलाक हो गए थे। और इनका कहना ये है कि अगर यहाँ पे तिब्बी सहूलियात होती तो कम से कम उनमें से कुछ लोग बच भी सकते थे। यहाँ की सूरत हाल देख के ये लगता है कि यहाँ की जो आबादी है इनका खुदा ही हाफिज है। जावेद भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, गगनगीर, गांधरबल। शुमाली कश्मीर में हालिया बर्फबारी से जिंदगी के मुख्तलिफ शोबे मुतासिर हैं। बारामूला में सड़क राब्ता ठीक न होने से LPG पकवान गैस के घरों तक फराहमी का अमल भी मुतासिर हुआ है। हालांकि जिला इंतजामिया का कहना है कि बेशतर सड़कों से बर्फ हटा दी गई है, ताहम लोगों ने पूछा कि अगर रास्ते साफ है तो फिर LPG उनके घरों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है। पकवान गैस की कमी से लोगों को, खासकर दूर दराज इलाकों में रहने वालों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। उमूर सार्फिन और अवामी निज़ाम तकसीम के असिस्टेंट डायरेक्टर ने कहा है कि जिले में LPG गैस दस्तियाब है, ताहम बर्फबारी की वजह से घरों तक पहुंचाने के अमल में मुश्किलात दरपेश हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि सड़क राब्ते बहाल होने पर यह मौजूदा मसला हल कर लिया जाएगा। अगर सरकार ये दावा कर रही है कि हमने रोड खोले हैं तो फिर होम डिलीवरी करने में क्या प्रॉब्लम है इनको? ये वक्त की गवर्नमेंट झूठ बोल रही है, लोगों को धोखा दे रहे हैं। आपने अभी देखा होगा कि गाँव से लोग कंधे पे लेके सिलेंडर लेके आ रहे हैं, लेकिन यहाँ भी उनको गैस नहीं मिल रहा है, फिर भी यहाँ से खाली हाथ वो वापस जाते हैं। वक्त गैस की काफ़ी क्राइसिस महसूस हो रही है हर जगह, हर गांव, हर देहात, हर कस्बे में। क्यों गोदामों में इनके पास गैस पड़ा हुआ है लेकिन होम डिलीवरीज नहीं हो रही है। इसका कारण जानने के लिए आज हम DC साहब के पास आए थे, लेकिन वो बदकिस्मती से इस वक्त स्टेशन से बाहर थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये भी हिदायत है, ऑलरेडी हिदायत है कि होम डिलीवरी करनी है। जहाँ जहाँ से बर्फ़ हमें उठाई है वैसे क्लियर है, सारे रोड्स क्लियर हैं। होम डिलीवरी हम मुमकिन बनाएंगे। अगर कहीं जगह किसी जगह भी कोई प्रॉब्लम हुई है, होम डिलीवरी नहीं हुई है, हो भी सकता है कहीं हालिया बर्फबारी की वजह से दिक्कतें आ गई होंगी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अगर किसी ने होम डिलीवरी नहीं की है उसके लाइसेंस, उस गैस एजेंसी के लाइसेंस हम कैंसिल करेंगे। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के बंद रहने से वादी में ग़िज़ाई अजनास, पेट्रोलियम अशिया, गैस और दीगर अशिया की किल्लत पैदा हो गई है। जम्मू से इन अशिया से लदी कई गाड़ियों के कश्मीर पहुंचने से अब लोगों को कुछ राहत मिली है। लोगों का ताहम कहना है कि ये सप्लाई नाकाफी है। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपको ये चीज़ पता चली और आप तुरंत आ गए। हम तो पिछले 20-25 दिन से वेट कर रहे हैं गैस का। हमने वापस वही चूल्हे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और आज सुबह जब पता चला तो मैं सुबह 7:30 बजे से ये लाइन में हूँ, बिल्कुल पड़ोस में रहता हूँ। लेकिन जब मैंने देखा कि आजू बाजू के गांव वाले बाकी लोग भी आ रहे हैं तो हमने उनको सोचा कि नहीं, पहले उनको प्रायोरिटी पे दिया जाए। तो आज खुशी की बात यह है कि अल्लाह ताला ने ऊपर से मौसम का भी थोड़ा सा हाल ठीक कर दिया और हम लाइन में अभी बैठे हैं। सर अभी पता नहीं सर कितना टाइम लगेगा, लेकिन शायद कुछ लोग वापस भी चले जाएंगे बिना गैस लिए हुए। हम सुबह 7:30 बजे आए यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि तकरीबन 1-2 महीने बाद यहाँ पे गैस आया हुआ है। तो बहुत इलाकों से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत तकलीफ सहनी पड़ती है यहाँ पे, और यहाँ बहुत रश लगा हुआ है। मुझे नहीं लगता ये गैस सब लोगों को मिल पाएगा यहाँ पे। श्रीनगर जिला इंतजामिया ने श्रीनगर शहर में 25 स्मार्ट स्कूल्स कायम किए हैं। ये तमाम स्कूल सरकारी हैं और इन्हें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट बोर्ड्स से लैस किया गया है। इस इक़दाम को सरकारी स्कूलों के तालीमी मयार को बेहतर बनाने की एक कोशिश करार दिया जा रहा है। DC श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी ने कहा है कि विंटर ब्रेक के बाद शुरू होने वाली तालीमी सेशन से इन स्कूलों में तालीम का आगाज होगा। आइंदा दिनों में इस तरह के मजीद स्कूल कायम किए जाएंगे। देखिए, इसकी बैकग्राउंड ये है कि हमारे पास जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं यहाँ पे, उनका और प्राइवेट स्कूल्स का नंबर अगर कंपेयर किया जाए तो गवर्नमेंट स्कूल 20% ज़्यादा हैं नंबर्स में, और जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं वो सिर्फ 19% है गवर्नमेंट स्कूल में और 81% प्राइवेट स्कूल में है, जिससे एक विजिबल ड्रिफ्ट लगता है अवे फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स। और काफ़ी डिस्कोर्स पब्लिक का भी रहा है कि हमारे रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहते हैं। अगर आप टीचर्स की बात करें तो बेहतरीन एक सेट ऑफ टीचर्स हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे।
जो बड़ी एक रिगरस कॉम्पिटिटिव सिलेक्शन प्रोसेस से सिलेक्ट होकर लोग आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के जो गैप्स थे उनको दूर करने की भी ज़रूरत थी और श्रीनगर स्मार्ट सिटी के तहत हमने 25 स्कूल्स का पायलट प्रोजेक्ट ये लिया था पिछले साल, जिसमें अभी तक 25 स्कूल हमने वो कंप्लीट किए हैं। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर फोकस रहा है, उसको इम्प्रूव करने के लिए स्मार्ट फर्नीचर प्रोवाइड किया गया है, स्मार्ट क्लासरूम्स, बोर्ड्स, LEDs, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई, हर एक चीज़ जो है वो उनको प्रोवाइड की गई है स्टूडेंट्स की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, उनकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए, कैपेबिलिटीज़ इंप्रूव करने के लिए। और एक कंप्लीट इस प्रोजेक्ट का जो फोकस है वो आउटकम बेस्ड है कि क्या क्या इंटरवेंशंस की जो ज़रूरत है एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे पेरेंट टीचर इंटरेक्शन जो है उसमें काफ़ी स्ट्रेंथन रहेगी और एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया गया है, लोकल कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन इसमें रखी है। फिर स्टूडेंट्स को को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। टोटल अराउंड 3000 प्लस जो हैं स्टूडेंट्स इसमें वो बेनिफिट होंगे। और ये 25 स्कूल का प्रोजेक्ट हमने 5 करोड़ रुपए की लागत से कंप्लीट किया है स्मार्ट सिटी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कन्वर्जेंस से। इस साल का जो सेशन है नए स्कूलों में शुरू होगा। इसके बाद अराउंड 50 स्कूल्स को हम और ले रहे हैं रूरल एरियाज़ में, जहाँ पे उनको टू बिगिन विद एटलीस्ट एक जो है क्लासरूम वो डेवलप करके दिया जा रहा है। फोकस इस चीज़ पे है कि जो बेहतरीन फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाएँ और जो टीचर्स को टीचिंग एड्स हैं, उनके जो ट्रेनिंग है, स्किल डेवलपमेंट है, वो इम्प्रूव करने के लिए जो कोर्सेज हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ओवरऑल एक होलिस्टिक इंटरवेंशन है स्कूल्स को और एजुकेशन के लेवल को बढ़ाने के लिए। क्या लगता है जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो एजुकेशन की लेवल है, जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है, किस हद तक बढ़ सकता है इस कदम के बाद? जैसे मैंने कहा कि हमारे पास एक आउटस्टैंडिंग लॉट है यहाँ पे टीचर्स का अवेलेबल स्कूलों में, जो एक रिगरस प्रोसेस के थ्रू सिलेक्ट होकर आते हैं। उनको बेसिक फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की ज़रूरत है और एक फ्रीडम डिसीजन मेकिंग की स्कूल्स में जो ज़रूरत है, जैसे इनोवेशन ग्रांट्स हमने स्कूल्स में दी हैं बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए। फिर स्कूल्स का आपस में कंपटीशन है, हर महीने फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन स्कूल आता है, उनके रिजल्ट्स में, उनकी एक्टिविटीज़ में। फिर टीचर्स की रैंकिंग का है, फिर उनकी ट्रेनिंग का है, स्किल डेवलपमेंट का है। तो ओवरऑल काफ़ी इंप्रूवमेंट जो है इसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं एजुकेशन लेवल में जो होगी। क्या जो मार्च का सेशन आ रहा है, क्या तब तक ये कंप्लीट हो जाए? क्या मार्च में कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी। इसमें जो फाइनल टचेज इस वीक में दिए जा रहे हैं और इस वीक में हम जो स्कूल्स हैं वो डेडिकेट करेंगे स्टूडेंट्स को। ऑब्वियसली इस महीने से स्कूल्स रेडी रहेंगे। कुपवाड़ा जिले की नतनूसा पंडित कॉलोनी में रिहाइश पजीर कश्मीरी पंडितों को बर्फबारी के बाद बुनियादी सहूलियात के हवाले से मुश्किलात दरपेश है। इन क्वार्टरों में रिहाइश पजीर लोगों का कहना है कि बर्फबारी के बाद उनकी कॉलोनीज के अंदर से बर्फ नहीं हटाई गई है। अगरचे कॉलोनी तक जाने वाले मेन रोड से बर्फ हटाई गई है, ताहम कॉलोनी के अंदर बर्फ नहीं हटाई गई है। पानी की पाइपें टूट फूट की शिकार हो चुकी है। क्वार्टर्स के अंदर बिजली की तारें झुलस गई हैं। पंडितों का कहना है कि उन्होंने अपनी मुश्किलात रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के कमिश्नर की नोटिस में भी लाने की कोशिश की, मगर उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। कॉलोनी में मौजूद पंडितों ने उनके मसाइल हल करने पर जोर दिया। कॉलोनी नतनूसा में अभी जो हाल ही में बर्फ पड़ी 4.5 फुट के आसपास की बर्फ पड़ी है, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे तो जो लिंक हमारा मेन रोड है गेट से अंदर आने के लिए, वो रोड तो क्लियर कर दिया है। लेकिन जो हमारी गलियों में जो 4 फुट की बर्फ़ के साथ साथ छतों की बर्फ़ जमा हो गई है, वो बर्फ़ उठाने के लिए मैंने अपने रिलीफ डिपार्टमेंट को बहुत तरले किए कि वो उठा लो, वो आज तक बर्फ़ उठाई नहीं गई, जिससे हमें ये मुश्किलात आती हैं कि हम अपने क्वार्टर तक भी नहीं जा पा रहे हैं। जो ही हमने अंदर जाना होता तो हम बर्फ़ के यहाँ तक आ जाते हैं, वहाँ पर किसी ने आज तक हमारी इस बारे में सुनी नहीं। और दूसरी बात जो हमारी पानी की है, हमारे यहाँ जो टंकियाँ वो बाहर है, बिटवीन 2 क्वार्टर्स के बीच में है, और जो बर्फ़ पड़ी है अभी छतों से, उन्होंने सभी टंकियों को तोड़ा है और प्लस वहाँ पे जो नल के थे वो टूट गए। आज हमें जो पानी अंदर में हमें पानी है नहीं, हमें पानी पीने के लिए मिल रहा है, हमें बाहर से पानी लाना पड़ता है अंदर में, चाहे नहाना हो चाहे बर्तन धोना हो, लेकिन चलने के लिए हम जगह नहीं है। जब जगह नहीं तो पानी बाहर से लेके अंदर कैसे जाएंगे? इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो कम से कम यहाँ आ सके। जो हमारी रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन है, आज तक हमें कोई पूछने के लिए कोई नहीं यहाँ तक आया कि जो हमारे क्वार्टर्स बनाए हैं वो ऐसे हैं कि हमें बाहर अंदर से तो क्या, अंदर इतनी सर्दी है और बाहर भी सर्दी है, ऐसे हैं ये, वैसे फिजिबल ही नहीं है इतनी सर्दी में रहने के लिए। ये कम से कम ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सोचना चाहिए। इवन है जो आई ब्लॉक देख रहे हैं हम लोगों के आप सामने, इसमें हमारी जो है कि पूरी की पूरी जो वायरिंग है पूरे ब्लॉक की जल गई थी। हमने डीसी को भी बोला है, हमने तहसीलदार को भी बोला, कंसर्न जेई को भी बोला है। अब तक कोई भी रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन से, सारे कंसर्न में से कोई भी यहाँ तक ये कोशिश नहीं की गई कि ये तो इनको रिपेयर करें या ठीक करें, या ये लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। कस्बे कुलगाम के कई गली कूचों से अभी तक बर्फ हटाने का काम शुरू नहीं किया गया है। इसकी वजह से मकामी आबादी को काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोगों के मुताबिक कस्बे के दर्जनों गली कूचों से बर्फ हटाने के लिए म्युनिसिपल कमेटियां नाकाम हो गई है। बीमारों को जिला अस्पताल जाने के लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोगों ने फौरी इक़दामात की मांग की है।
DC صٲبس یہے گزٲرِش کہ یُس اَسہِ یہِ مین ٹاوُن چھُ حظ مطلب کنیکٹ چھُ گژھان ہسپتالس سۭتۍ مطلب اڑا گھنٹہ گرس سۭتۍ سورُے اَسہِ نہ حظ تُلُکھ وُنِس تام یہِ شیٖن زایت پھوٚل حظ ینہٕ تہِ مطلب دوٚیِم برابری یا ترٛیٚیِم تہِ گٔے مگر یتھ نسا دِتُکھ کانٛہہ تہِ توجہ أسۍ حظ چھِ کران یِہے رِکویسٹ کہ اَسہِ چھِ کران واریاہ سفر حظ حد کھۄتہٕ زیادٕ سفر چھِ أسۍ کران. محکمہ PHE میں کام کر رہے ایک ملازم منظور احمد ملک نے شکایت کی ہے کہ وہ لام ترال سے لائن کی مرمت کے دوران لڑک گیا، اس سے ان کی بائیں ٹانگ زخمی ہو گئی ہے. منظور کا کہنا ہے کہ ابھی تک محکمے کی جانب سے اس کی خبر تک نہیں لی گئی ہے. اس کا کہنا ہے کہ وہ ایک علاقے میں تعینات تھا مگر محکمے کے ایک JE نے انہیں دوسرے علاقے میں مرمت کے کام کے لیے روانہ کیا تھا. اسے ڈاکٹر نے 1.5 ماہ تک کا آرام کرنے کو کہا ہے. منظور کی شکایت ہے کہ محکمے نے انہیں صرف 15 دن کی چھٹی منظور کی ہے. انہوں نے محکمے کے چیف انجینئر سے اس سلسلے میں مداخلت کی اپیل کی ہے. ادھر محکمے کے JE توصیف احمد نے منظور کے لگائے گئے الزامات کو مسترد کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ابھی یہ معاملہ ان کی نوٹس میں نہیں آیا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ ضروری کارروائی کریں گے. تور ڈیوٹی کی پتہ کور JE صاحب وون پھٹوپھٹ واسا تور ییٚلہِ ووت تتہِ چھُ نالہٕ تتھ ٹانکی تہٕ یہِ گوٚو تٔتھۍ ڈُلہٕ تہٕ پتہٕ تھوٚوُکھ 15 دۄہن أمِس لیو بٔلکہِ ڈاکٹر سُنٛد وَنُن چھُ آز 1.5 رٮ۪تس ہٮ۪کو نہٕ أمِس پلستر تُلِتھ کینٛہہ تہٕ أمِس حظ چھِ 3 نفر تُلان تہٕ أمِس حظ سۭتۍ چھِ صحیح نا اِنصٲفی آمٕژ کرنہٕ تہٕ أمِس چھُنہٕ یور کانٛہہ تہِ ڈپارٹمنٹ آو نہٕ وٕنکیٚنس خبرِ. أسۍ چھِ چیف انجینئر صٲب أسۍ کران اطلاع کہِ اتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو سا تُہۍ کتھ. بیٚیہِ ڈاکٹر ووٚن تورٕ دوٚپُن ہے 2 رٮ۪تن نسا ہِلۍ زِ نہٕ اورٕ یورٕ یہِ زنٛگ کِہیٖنۍ مگر یِمو حظ مےٚ تھٲومٕژ 15 دۄہن لیٖو. یِمن 15 دۄہو سۭتۍ کیٛاہ اَندِ مےٚ بہٕ ہسا چھُس امہِ پتہٕ یِم زن اَسہِ AE چھِ یا چیف صٲب چھِ بہٕ ہسا چھُس یِمن گُزٲرِش کران میانہِ خٲطرٕ کٔرِو سا انصاف. کشمیر کے مغل باغات کو یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کی لسٹ میں شامل کرنے کے لیے ڈوزیر تیار کرنے کا کام ملکی ایک آرکیٹیکٹ کمپنی کو سونپ دیا گیا ہے. اس کے لیے ان کے پاس ستمبر تک کا وقت مقرر کیا گیا ہے. اس سلسلے میں جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویج آرکیولوجی و میوزیم کی جانب سے ایکسٹینشن لیکچر کا انعقاد کیا گیا ہے. کئی سرکردہ ریسرچ اسکالرز، ہیریٹیج شائقین کے علاوہ کئی دیگر لوگوں نے شرکت کی. معروف ہیریٹیج کنزرویشنسٹ آبھا نارائن لامبا نے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پیش کی. نارائن لامبا ایسوسیٹس جو ہے ان کو ایک کانٹریکٹ ملا ہے یہ ڈوزر بنانے کے لیے. ان کو 7 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے. آج آپ لوگوں کے ساتھ جو ان کی انٹریکشن تھی اس میں بتانے کے لیے کہ کیا کیا پروسیسز اس میں ہوتی ہیں اور جو کانٹریکٹ گیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وی ہیو ٹرائی ٹو گیٹ دا بیسٹ پاسبل جو ہمارے پاس اویلیبل ہے انڈیا میں اس وقت ریگارڈنگ کنزرویشن ہیریٹیج سائٹس کے بارے میں. In the historical narrative of Mughal of gardens and landscaping, as well as the fact that jo inki planting species hai, this is the most authentic to Mughal floriculture, and therefore the gardens definitely deserve to be on the UNESCO World Heritage Site list. انٹرنیٹ کی معطلی کے موضوع پر سوپور میں ایک سیمینار منعقد کیا گیا. مقررین نے انٹرنیٹ پر پابندی کو تاجرین، کاروباریوں اور طلباء کے لیے عظیم نقصان قرار دیا اور مکمل طور پر انٹرنیٹ خدمات بحال کرنے کی حکومت سے اپیل کی گئی. طلباء نے کہا کہ انٹرنیٹ کی سہولت نہ رہنے سے ان کی تعلیمی سرگرمیوں پر اثر پڑا ہے. وہیں بعض نوجوانوں نے کہا کہ انہوں نے مختلف پروجیکٹوں میں سرمایہ لگایا تھا اور انٹرنیٹ نہ رہنے سے انہیں بہت خسارہ اٹھانا پڑ رہا ہے. مقررین نے کہا کہ انٹرنیٹ پر پابندی اظہار رائے کی آزادی پر راست حملہ ہے اور لوگوں کو مل کر اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے. حالات رہے ابھی تک. اس کے بعد 6 مہینے کے بعد بچوں نے ایک انیشیٹو لیا. یونائٹ کشمیر ایک یوتھ بیسڈ آرگنائزیشن ہے. انہوں نے اس حوالے سے یہ سوال اٹھایا، یہ بات کی کہ انٹرنیٹ بین اٹھنا چاہیے. بیک بون سا ہو گیا ہے ہماری سوسائٹی کا. بس اتنی ہی گزارش ہے آپ سے، مہربانی کر کے ڈیجیٹل انڈیا کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل کشمیر کی بھی بات کیجیے. یہ ان کمیونٹیز کے ریپرزینٹیٹیوز آج یہاں پہ آئے تھے اور انٹرنیٹ کی وجہ سے جو لاس ہوا تھا ان 5 مہینے، ان پہ بات ہوئی، ڈسکس ہوا اس کو ہم کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں اور انٹرنیٹ کی جو یہ بین ہے یہ کب تک رہے گی. ہم بس لاسٹ میں ہمیں یہی ایک ایڈمنسٹریشن سے اپیل کی کہ جو بھی یہ انٹرنیٹ بین ہے یہ پوری طرح سے ہٹائی جائے تاکہ ہم بھی اپنا جو اسٹوڈنٹس ہیں، بزنس فیٹرنیٹی ہیں، بزنس کمیونٹی ہیں، انڈسٹری سیکٹر ہیں، وہ بھی اپنا کام کاج ٹھیک سے کر سکے.
ضلع پلوامہ میں قائم سڈکو انڈسٹریل اسٹیٹ میں موجود یونٹ ہولڈرز کو بھی 370 کی منسوخی کے بعد نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کئی ماہ بعد اسٹیٹ میں نجی یونٹوں نے کام کاج دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ یونٹ مالکان نے قرضہ جات کے سود کو معاف کرنے کے حوالے سے حکومت سے رجوع کیا تھا، تاہم بینک کی جانب سے اس پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ یونٹ مالکان کے گرانٹرز کو بینک کی جانب سے تنگ کیا جا رہا ہے۔ سڈکو انڈسٹریل اسٹیٹ کے یونٹ مالکان حکومت سے ان کے قرضہ جات کے سود کو معاف کرنے اور سڈکو انڈسٹریل اسٹیٹ لاسی پورہ میں براڈ بینڈ سروسز کو بحال کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہماری پرابلم اتنی ٹائٹ کی ہے کہ جو ہمارے گارنٹرس ہیں انہوں نے ان کو پکڑا ہے، جو روز ہمیں مینٹلی ٹارچر بینک کی طرف سے آ رہا ہے۔ ہم اس سلسلے میں گورنمنٹ سے معجبانہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں اس سلسلے میں کوئی راحت دیجیے مہربانی۔ اور دوسری بات جو نیٹ کی پرابلم ہے، اس وقت ہم نے پچھلے کئی دنوں سے کہ براڈ بینڈ شروع ہو رہا ہے، تو ہماری معجبانہ گزارش گورنمنٹ سے یہ ہے کہ جو یہ نیٹ فیسلٹی ہے مہربانی کر کے ہمارے اسٹیٹ میں وہ فل 4 لاگو کیے تاکہ ہمارا بزنس اور سفر نہیں ہو جائے گا، کیونکہ اگر براڈ بینڈ اس وقت نہیں چلے گا اس صورت میں تو ہمارا کاروبار بالکل ٹھپ ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارا 99% بزنس جو ہے اس وقت وہ صرف آن لائن ہے۔ محکمہ باغبانی کے ڈائریکٹر اعجاز احمد نے بڈگام میں نو تعمیر شدہ کینننگ یونٹ کا افتتاح کیا۔ فروٹ پروسیسنگ اینڈ ٹریننگ سینٹر فار یوتھ میں اس کا افتتاح کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اسے نوجوانوں، خاص طور پر دور دراز علاقوں کے نوجوانوں کو فائدہ حاصل ہوگا۔ انہوں نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ ٹریننگ یونٹ سے مستفید ہو جائیں۔ ہونا چاہیے تھا، اس میں تھوڑی دیری ہی ہوگی، لیکن چونکہ یہاں ہمارا یہ سول ورکس بھی کمپلیٹ ہے تقریباً اور اس میں مشینری بھی لگی ہے، تو میری پہلے دن سے یہی کوشش رہی کہ اس کا فائدہ جو ہے ہمارے بچوں تک پہنچنا چاہیے، تو آج ہمیں خوش۔ جموں میں 98.3 FM اور سمگر شکشا تنظیم نے ایک فلم فیسٹیول کا اہتمام کیا۔ اس کا عنوان کانوں دیکھی فلم فیسٹیول تھا۔ اس فیسٹیول میں بینائی سے محروم تقریباً 200 بچوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر سنجے دت کی فلم لگے رہو منا بھائی کی اسکریننگ کی گئی۔ اس فلم فیسٹیول کا مقصد بچوں کی زندگی میں خوشیاں لوٹانا تھا۔ So 98.3 مرچی ان ایسوسیشن ود سمگر شکشا ایک کانوں دیکھی فلم فیسٹیول آرگنائز کر رہا ہے، جس میں کہ جو بچے اسپیشلی ایبلڈ کے لیے یہ مووی کا آڈیو ویژول چلایا گیا۔ مووی کا نام ہے لگے رہو منا بھائی، اینڈ اٹ از اے پارٹ آف آور سوشل رسپانسبلٹی، جس میں کہ ہم ان لوگوں کے لیے کچھ ایسا کرنے کا موقع ڈھونڈ رہے ہیں اور ملا بھی ہے کہ جس میں کہ ہم ان کو کچھ انٹرٹین کروا پائے، ان کو ایک اندر سائڈ آف لائف دکھا پائے۔ طویل ونٹر آئس ہاکی کیمپ اختتام پذیر ہوا ہے۔ ملبیک میں نو تعمیر کردہ آئس ہاکی رنک میں تربیت دی گئی۔ یوتھ اسپورٹس اینڈ کلچرل کلب کی جانب سے اس کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ سینئر کلب ممبرز نے ٹریننگ فراہم کی، جن میں سے بعض نے تو قومی ہاکی چیمپئن شپ میں بھی حصہ لیا ہے۔ LAHDC کے ایگزیکٹو کونسلر محمد علی چندن مہمان خصوصی تھے۔ تربیت حاصل کرنے والوں کو سرٹیفکیٹ دیے گئے۔ DC کلگام شوکت اعجاز بٹ نے ووٹو، منزگام، ہربل اور نورآباد کے کئی علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے یہاں جاری تعمیراتی سرگرمیوں اور دیگر عوامی مسائل سے متعلق جانکاری حاصل کی۔ ان کے ہمراہ ACR اور دیگر ضلع افسران بھی موجود تھے۔ DC نے برف ہٹانے کے کام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بجلی، پینے کے پانی اور دیگر ضروریات کو بہم پہنچانے پر زور دیا۔ سیکرٹری فوڈ سول سپلائز نے سری نگر میں ایک میٹنگ منعقد کرتے ہوئے کشمیر خطے میں LPG، پیٹرولیم اور اشیاء ضروریہ کی دستیابی کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں بتایا گیا کہ برفباری سے متاثرہ علاقوں میں 3 مہینے کے راشن کی ایڈوانس میں تقسیم کے احکامات پر عمل کیا گیا۔ مختلف محکموں اور تیل کمپنیوں کے نمائندوں نے اس میٹنگ میں شرکت کی۔ DC بارہمولہ ڈاکٹر GN ایتو نے ڈاک بنگلو میں ایک میٹنگ منعقد کی اور سب ڈویژن اور تحصیل سطح پر نگراں کمیٹیوں کی تشکیل کی۔ یہ کمیٹیاں جاریہ موسم میں برفباری سے پیدا ہونے والے حالات سے نمٹنے کے عمل کی نگرانی کریں گی۔ DC نے حکام کو ہدایت دی کہ وہ آپسی تال میل کے ذریعے اپنی خدمات انجام دے تاکہ عوام کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر راگھو لانگر نے محکمہ باغبانی اور زراعت کی جائزہ میٹنگ منعقد کی۔ DC آفس پلوامہ میں منعقدہ میٹنگ میں DC نے دونوں محکموں کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ میں محکمہ باغبانی اور زراعت کی جانب سے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے کارکردگی کا خاکہ پیش کیا گیا۔ DC نے زور دیا کہ ضلع باغبانی اور زرعی شعبوں کو فروغ دینے کے لیے زمینی سطح پر کام کیا جائے۔
یوم جمہوریہ کو احسن طریقے سے منانے کے لیے ڈی سی آفس بانڈی پورہ میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی. میٹنگ کی صدارت ڈی سی بانڈی پورہ شہباز احمد مرزا نے کی. سول انتظامیہ کے علاوہ فوج، سی آر پی ایف اور پولیس افسران نے بھی شرکت کی. ضلع بانڈی پورہ میں تمام تحصیل صدر مقامات پر یوم جمہوریہ کی تقریب منعقد ہوگی. لوگوں اور فوج کے بیچ رشتوں کو مزید مضبوط بنانے کی غرض سے چنار کارپس کی جانب سے نوجوانوں میں کھیل کود کا سامان تقسیم کیا گیا. اس اقدام کا مقصد نوجوانوں میں کھیل کود کی صلاحیتوں کو فروغ دینا تھا. اس موقع پر مقامی لوگوں اور فوجی افسران موجود رہے. لوگوں نے اس اقدام کی ستائش کی. ضلع کٹھوعہ کے کنیاری گاؤں کے ایک کھیت میں ایک جنگلی جانور کی پراسرار حالت میں لاش ملی ہے. اس علاقے میں سنسنی پھیل گئی ہے. لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ جانور ہرنوں کی کوئی ذات لگتی ہے. ادھر جائے واردات پر پہنچے محکمہ جنگلات کے اہلکاروں کے مطابق پوری جانچ کے بعد ہی اس سلسلے میں کچھ کہا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے اس جانور کو ہلاک کیا ہوگا تو اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. ڈوڈا میں 40 طلبہ کی ایک ٹیم کو تعلیمی دورے پر تمل ناڈو کے لیے روانہ کیا گیا. ڈی سی ڈوڈا ڈاکٹر ساگر نے طلبہ کی بس کو جھنڈی دکھائی. سمگر شکشا کے تحت اس ٹور میں طلبہ تمل ناڈو کے مختلف علاقوں کا دورہ کریں گے. ڈی سی ڈوڈا نے طلبہ سے تبادلہ خیال کیا اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ اس موقع پر سے استفادہ کریں. چیف ایجوکیشن افسر ڈوڈا نے کہا کہ یہ ٹور طلبہ کی شخصیت کے ارتقاء میں معاون ثابت ہوگا. کشتواڑ کے چوگام گراؤنڈ پر پولیس کی جانب سے کشتواڑ کرکٹ لیگ کا انعقاد کیا گیا. ضلع بھر میں کم از کم 20 ٹیموں نے اس میں حصہ لیا. افتتاحی مقابلہ سرتھل اور مالی پیتھ ٹیموں کے بیچ کھیلا گیا. ڈی سی کشتواڑ انگریز سنگھ رانا، ایس ایس پی کشتواڑ ہرمیت سنگھ، فوج کے کمانڈنگ افسر نے افتتاحی تقریب میں شرکت کی. کھلاڑیوں نے کہا کہ کرکٹ مقابلوں کے انعقاد سے نوجوان تخریبی سرگرمیوں سے دور رہتے ہیں. پوچھ کے منڈی تحصیل میں محکمہ سوشل ویلفیئر کی جانب سے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ مہم شروع کی گئی ہے. آنگن واڑی ورکرز کے علاوہ عام لوگوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا. اس موقع پر بیٹیوں کو ان کے حقوق دینے اور انہیں تعلیم سے آراستہ کرنے پر زور دیا گیا.